ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। हजरत अब्दुल्ला इब्न हारिस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मशरिक की तरफ से वो फौजें निकलेंगी, लोग आएंगे जो अरब में मेहदी की हुकूमत कायम करेंगे, कि मेहदी से पहले लाज़िमन किसी मशरकी इलाके के अंदर वो निज़ाम कायम हो चुकेगा, तब वहां से फौजें आएंगी ना। ये मशरिक कौन सा है? अरब के मशरिक में आप चलिए, ईरान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, और अगर उसे और तौसीर है तो हिंदुस्तान भी है। इससे फौजें जाएंगी। इसका क्या मतलब है कि इसमें से किसी जगह पर निज़ाम खिलाफत पहले कायम हो जाएगा, ताकि वहां से फौजें जाएंगी जो जजीरा नुमाए अरब में हजरत मेहदी की हुकूमत को कायम करेंगी। खुरासान के इलाके से सियाह झंडे लेकर फौजें आएंगी, उनका रुख कोई मोड़ नहीं सकेगा, उनको पीछे फेर नहीं सकेंगे कोई भी, यहां तक कि वो यरूशलेम में जाकर झंडे नस्ब कर देंगे। खुरासान उस जमाने में एक बहुत बड़े मुल्क को कहते हैं, कुछ हिस्सा पाकिस्तान का भी उसमें शामिल है, कुछ हिस्सा ईरान का भी है। ईरान के उस हिस्से को अब भी खुरासान कहते हैं, एक सूबा है ईरान का छोटा सा। पाकिस्तान में खास तौर पर ये जो इलाका मालाकंड एजेंसी कहलाती है, इससे ऊपर जितना इलाका है, और ये जो वाखान की एक पट्टी आती है ऊपर, वाखान अफगानिस्तान की एक पट्टी सी दुम सी चली आती है जो जाकर चाइना की सरहद से मिल जाती है, यहां से लेके यहां तक ये जो मालाकंड का वो दरा है और पहाड़ है, ये भी खुरासान का हिस्सा है। बाकी तकरीबन 2/3 ऑफ अफगानिस्तान, साउदर्न हिस्सा नहीं है खुरासान का हिस्सा, ये सीस्तान कहलाता था, ये खुरासान नहीं है। लेकिन ये कि ऊपर का 2/3 ऑफ अफगानिस्तान और उसके साथ ये जो अरब, जो अब ये तुर्क ममालिक आज़ाद हुए हैं सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के साथ, ये सारा इलाका कहलाता है खुरासान बुजुर्ग, द ग्रेट खुरासान। आपके पड़ोसी मुल्क में भी जो कुछ हुआ, लोग उसे कभी मुआवजा बना के पेश करते हैं। भाई मुआवजा क्या, बस अमेरिका ने डिसाइड कर लिया था कि उसने जाना है, चला गया, लेकिन छोड़ा इनका भी कुछ नहीं बेचारों का 20 साल के अंदर। और अब ये जो नई पॉलिसीज के बाद आपको पता चल गया कि अफगानिस्तान की पूरी इकोनॉमी चोरी के पैसे के ऊपर चल रही थी। ये वो हैं जिनको आप कहते हैं यादगार असलाफ और सहाबा कराम की याद तालिबान ताजा कर रहे हैं। चोरी के पैसे के ऊपर, चोरी के डॉलर्स के ऊपर इकोनॉमी चल रही है। 10 बिलियन डॉलर्स की इनकी टोटल इंपोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट सिर्फ 1.5 से 2 बिलियन डॉलर है। ऊपर के जो 8 अरब डॉलर, जाहिर है वहां पे तो कोई वो तस्बीह पढ़ के तो नहीं बनाते, वो सारे का सारा चोरी का पैसा जो यहां से जाता था। अब वो जरा धक्का लगा तो आप देखें डॉलर आपका 307 रुपए से गिरते हुए आके 280 के करीब पहुंच चुका है। और अब वहां पे भी आप देख रहे हैं किस तरह उनकी चीखें निकल रही हैं। इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, खा अरब मुल्क हो या नॉन अरब, बयानात इस वक्त सारे के सारे मुस्लिम वर्ल्ड 57 के करीब ममालिक के इसराइल के खिलाफ आ रहे हैं, फलस्तीन के हक में आ रहे हैं। इवन कई तो नॉन मुस्लिम मुल्क जो हैं, उन्होंने जिस तरीके से इसे फ्रंट से लीड किया है, रशिया ने सलामती कौंसिल के अंदर जिस तरीके से आवाज बुलंद की है, इजलास बुलाया, चाइना ने, उन्होंने तो आलमी पीस कॉन्फ्रेंस के लिए आवाज उठाई है कि एक पूरी दुनिया के लिए एक अमन की कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। शिमाली कोरिया ने भी फलस्तीन के हक में आवाज उठाई है। लेकिन सबसे जो तवाना आवाज है वो नॉन मुस्लिम मुल्कों में रशिया और चाइना की है। मुसलमान मुल्कों में जिस तरह आवाज उठनी चाहिए थी वो सिर्फ एक मुल्क ने उठाई है, वो ईरान है। बिल्कुल फ्रंट से लीड कर रहा है। और आज तक जितने लोग यहां पे यानी एक प्रोपेगेंडा करते थे सुन्नी शिया फिरका वारियत को आम करने के लिए कि जी ईरान तो अमेरिका का एजेंट है और फुला है, और भाई उन लोगों से भी पूछ लें उनका दुश्मन कौन है। और आज तो अब सबके सामने खुल गया है कि बाकी सब तो भीगी बिल्ली बने हुए हैं। हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब रहीमहुल्लाह ताला, वो अपने भोलपान के अंदर हमारी जो पड़ोसी हुकूमत कायम हुई थी,
اس کے بارے میں وہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ اگر اسٹیبلش ہو گئی، ان کی زندگی میں تو فائنل نہیں ہوا تھا چونکہ امریکہ گھسا ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ جو تھوڑا سا پورشن آیا اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی فلسطینیوں کی مدد کے لیے، شامیوں کی مدد کے لیے، اور فائنل ارمگڈون کے لیے جو جھنڈے ہیں کالے وہ یہاں سے روانہ ہونے ہیں، بالکل ہونے ہیں سرکار، وہ قرب قیامت میں ہونے ہیں. لیکن ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ انہیں جو موجودہ اس وقت کی حکومت ہے اس کے اوپر فٹ کر رہے تھے. ہمیں کیا پتا اس وقت کس کی حکومت ہوگی. 8 سے 100 سال پہلے حرمین کی سرزمین کے اوپر صوفیوں کی حکومت تھی، مزارات بنائے ہوئے تھے انہوں نے، بدعت کو عام کیا ہوا تھا. اور اس سے بھی پہلے 400 سال سے انہوں نے 4 مسلح کعبے کے اندر ڈال کے امت کی جمعیت کو توڑا ہوا تھا. سلطنت عثمانیہ نے 1517 سے لے کے 1917 تک کعبے کے اندر 4 مسلح، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے نام کے اوپر. اس میں اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ان کے نام کے اوپر جس طرح کرسچنز نے جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، تو وہ 4 مسلح انہوں نے ڈالے ہوئے تھے. تو وہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ اب وہ جو قرب قیامت میں جتنی بشارتیں ہیں حرمین کی سرزمین کے لیے کہ دین جو ہے سمٹ آئے گا مکے اور مدینے میں، تو وہ صوفی تو سمجھ رہے تھے کہ ہاں میں وہ. اور آج ان کی حالت یہ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو دیکھیں سینیریو بدل گیا. ہمیں نہیں پتا کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے علیہ السلام، یا امام محمد مہدی علیہ السلام نے، اس وقت یہاں خراسان میں، افغانستان میں، اس ایریے میں کس کی حکومت ہوگی. اور خراسان نبی الاسلام کے زمانے میں صرف افغانستان نہیں تھا، رشیا کے کچھ علاقے، ایران اور افغانستان، یہ سارا ملا کے خراسان کہلاتا تھا. تو عین ممکن ہے کہ جن کالے جھنڈوں کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ ایران سے نکل کے جا رہے ہوں. ویسے تو طالبان نے تو اپنا جھنڈا کالا رکھا بھی نہیں ہوا، انہوں نے وائٹ جھنڈا رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن بہرحال مجھے پرسنلی بہت افسوس ہوا ہے جس طریقے سے انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے. اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی آواز اتنی توانا نہیں ہونی تھی، دنیا نے ان کی حکومت کو اس طرح تسلیم نہیں کیا ہوا، لیکن بہرحال ہم تو جس طرح ہمیں بتایا جاتا تھا نا کہ جناب انہوں نے کچھ کر دینا ہے، میں تو سمجھ رہا تھا 3-4 دن شاید اس لیے وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ایک ہی دفعہ فلسطین فتح کر کے آپ کو بتائیں گے کہ جی اے لو طالبان نے فتح کر لیا جائے. دوسری طرف طیب اردغان ظاہر ہے ان کے بھی اپنے، یعنی آپ سمجھ لیں ایک تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، ان کا تجارت والا معاملہ ہے، وہ باقی سب کچھ ہے. ایک خاص حد تک انہوں نے کنڈیم کیا ہے. باقی جو ہم وہ چاہ رہے تھے نا کہ کوئی لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، تو وہ کوئی ملک بھی تیار نہیں ہوا سوائے ایران کے. ایران تو آلریڈی لڑ رہا ہے کیونکہ یہ سارا کا سارا اسلحہ جو ہے نہ تو یہ اجمیر شریف والوں نے دیا ہے حماس کو، نہ بغداد شریف والوں نے، نہ دیوبند شریف نے، نہ بریلی شریف نے، تو نہ افغانستان شریف نے، تو نہ ترکی شریف نے، نہ پاکستان شریف نے. یہ سارے کا سارا اسلحہ انہیں ایران ہی دے رہا ہے. اور اندازہ کرے ایک سنی تحریک ہے حماس، سلفی سنی، ہارڈ لائنر قسم کے، ایک اہل حدیث، جماعت اسلامی کا ایک آف شوٹ آپ سمجھ لیں اخوان المسلمون کا، جن کی مصر میں حکومت قائم ہوئی تھی. اور سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ایران. چلیں حزب اللہ کو اگر ایران سپورٹ کرتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ شیعہ تنظیم ہے، یہاں تو سنی تنظیم. اور ہر فورم کے اوپر آ کے وہ آواز بلند کر رہے ہیں، مختلف ملکوں میں وہ اپنے وزیر خارجہ کو بھیج رہے ہیں. اور یہ وہ سارے کام تھے جو یہ پاکستان کے قلعے میں ہونے چاہیے تھے، جو کہتے ہیں نہیں اسلام کا قلعہ ہے. ہاں، پہلی تو بات یہ کہ ہمیں اب گراؤنڈ ریئلٹی سمجھ لینی چاہیے. پریکٹیکلی سیدنا عمر کے دور میں جو تھا آج دنیا اس سے مختلف ہو چکی ہے. سیدنا عمر کے دور خلافت کے اندر، خلفائے راشدین کے دور کے اندر ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم تھا اس کی ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ تھی، آج کی بالکل ڈیفرنٹ ہے. سب سے بڑی چیز تو یہ ہوگی ہے کہ خلافت کا نظام ختم ہو چکا ہے. اب دنیا امپائر سے کنٹریز میں بدل چکی ہے، اور اب اس وقت 58 اسلامک ملک ہے. تو کوئی ملک بھی دوسرے کی تابعداری کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ 58 کے 58 اسلامی ملک اپنے آپ کو مسلمان ملک اور اسلامی ملک ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن ایک حکمران نہیں ہے ان کے اندر، بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور ایک دوسرے سے بالکل آزاد ہیں، ایک دوسرے کی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اب اگر آپ مجھے یہ مثال دیں کہ سیدنا عمر والا معاملہ دیکھا جائے تو یہ 58 کے 58 ملک کیا ایک کسی
हुक्मरान के नीचे जमा हो सकते हैं, तो इस वक्त तो पॉसिबल नहीं, ज़ाहिर है पॉलिटिकल सिस्टम ही दुनिया का बदल चुका है। इसी एतबार से अब आप इस वक्त जो पॉलिटिकल सिस्टम है दुनिया का और जो सूरत हाल इस वक्त यरूशलेम की या बन चुकी है उस एरिया की, उसमें तो अब सूरत हाल तो ये है कि ये जितने लोग यहूदी यहाँ पे आबाद हैं, ये इन्होंने यहाँ पे जो आबादी इख्तियार की है, मैंने पूरी हिस्ट्री भी बताई है किस तरीके से ये लोग आए हैं। इस वक्त प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि ये लोग इसराइल में जो लोग आबाद हैं, उन्होंने वो जगह मुसलमानों से प्रैक्टिकली खरीदी हुई है, यानी ये खासमाना मामला नहीं है, उन्होंने खरीदी है। रह गया जो उन्होंने हुकूमती मामलात में जो मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी की और मुसलमान भी उनसे शिकस्त खा गए, और वक्त के साथ साथ उन्होंने जो जुल्म का बाजार गर्म किया यहाँ पे, और आम रहते फलस्तीनियों को उन्होंने इस वक्त प्रैक्टिकली जुल्म की चक्की में पीसा हुआ है और उनसे बेसिक राइट्स उनके ले लिए मैं। और ये तो वो चीजें हैं जिनके ऊपर यूएनओ में बाकायदा करारदादें मौजूद हैं। तो अब इस वक्त हमारे लिए विन विन सिचुएशन सिर्फ यही हो सकती है कि किसी सूरत जो 2 स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसी को हम किसी तरीके से एस्टैब्लिश कर लें, क्योंकि दुनिया तो अब इस तरफ जा रही है कि इसराइल, चूंकि आपको पता है ताकतवर है, उसके पीछे अमेरिका पूरी दुनिया खड़ी हुई है, वो तो फलस्तीन को बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस वक्त हमें एज ए लास्ट रिजॉर्ट तो फिल वक्त इस बात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए कि एटलीस्ट वहां के जो मुसलमान हैं उनको किसी तरीके से जुल्म की चक्की से निकालें, और 2 स्टेट वाला जो मामला है, जो हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, जो पाकिस्तान की पॉलिसी भी है कि अब प्रैक्टिकली यहूदी एक रियलिटी है, उनसे तो इनकार नहीं किया जा सकता, तो कम से कम मुसलमान वहां पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट किसी तरीके से हासिल कर लें। ये इसी तरीके से कि मुझे ये बताएं कि यहां सब कॉन्टिनेंट के ऊपर 300 साल तक हुकूमत की है मुसलमानों ने। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों मुल्क मुसलमानों के अंडर थे, मुगलों के अंडर थे। मैं खुद मुगल हूं। तो अब मुझे बताएं, जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, तो उस वक्त जब हमने अंग्रेजों से आजादी हासिल की, तो हमने 2 स्टेट्स की बुनियाद के ऊपर ही की कि यहां पर 2 कौमें आबाद हैं, 2 रियासतें बननी चाहिए। उस वक्त मुसलमानों ने या मुसलमानों के लीडर्स ने यह डिमांड नहीं रखी है कि चूंकि 300 साल तक हमने हुकूमत की थी, लिहाजा ये सब कॉन्टिनेंट जाते हुए अंग्रेज जो है हमारे हवाले करके जाए। ये तो हो नहीं सकता था, वरना तो फिर हिंदू ये क्लेम करते हैं कि मुसलमानों ने जो 300 साल तक हुकूमत की है, ये इन्होंने हमसे हुकूमत छीनी थी, तो हुकूमत तो हमारे हवाले होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली ग्राउंड रियलिटीज को एक्सेप्ट किया ना हमारे बड़ों ने, और 2 रियासतें कायम होगी, पाकिस्तान और इंडिया। ये नहीं हुआ, हालांकि अंग्रेजों ने हुकूमत मुगलों से ली थी, लेकिन हवाले वो मुसलमानों के नहीं करके गए, और ना मुसलमानों की ये डिमांड थी कि हमारे हवाले करें। उन्होंने कहा ठीक है, 2 कौमें आबाद हैं, दोनों को अपना अपना मुल्क मिल जाए। तो ग्राउंड रियलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक पॉलिटिकल डिसीजन की बात की थी। और अगर हमने अपनी खाम ख्याली में रहना है और हवाई बातें करनी है और मुसलमानों को जज्बाती डॉक्ट्रिन में रखना है, तो वो बातें मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चूंकि प्रैक्टिकल फील्ड का बंदा हूं, मुझे पता है कि प्रैक्टिकली क्या चीज हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। अलबत्ता मुसलमानों का खून जमा गरमाने के लिए अगर मैंने थ्योरेटिकली को बातें करनी है, तो मेरे अंदर इतना यानी हिम्मत नहीं है कि मैं पक्का समूह बना के तो झूठ के ऊपर इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी कर दूं और लोगों को खामखा की उम्मीदें दिलाऊं। तो ये मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं। मैं पाकिस्तान में बैठ के, जबकि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल जमातें हैं, उनकी फूक निकल चुकी हुई है, जिनको आप बड़ा लीडर और बड़ा दिलेर मानते थे, मैं नाम भी दे देता हूं, पीटीआई और वो लोग, आप देखें किसी की जरूरत नहीं को बात कर जाए। मैं अभी भी बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट आर्मी चीफ को मुखातिब करके बात कर रहा हूं, मैं चीफ जस्टिस को मुखातिब करके बात कर रहा हूं कि भाई आप लोग पकड़े जाएंगे। हम आपको ये प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हम साबुन की टिकिया के ऊपर भी आपको टैक्स दे रहे हैं, हम हर पेट्रोल के 1 लीटर पे मोटर बाइक में जो डलवाता हूं मैं, उसमें आपको टैक्स दे रहा हूं, मैं ओहदा बना हो गया हूं। अब आप अल्लाह के हुजूर पकड़े जाएंगे, क्योंकि मैंने अब आर्म्ड कन्फ्लिक्ट अपनी फौज के साथ तो नहीं करना, अपनी अदलिया के साथ तो नहीं करना, और ना मैं खुद डंडे उठा के तो जाके वहां पे लड़ाई कर सकता हूं। इस तरह तो हो नहीं सकता, क्योंकि आजकल मतलब जिस तरह का एक जिहादी मामला चल रहे हैं, उसके अंदर तो आपको ट्रेन पूरी फौज चाहिए, पूरा एक इक्विप्ड आपको होना चाहिए, तभी आपको इस तरह का मामला कर सकते हैं। तो आप मुझे जरा ये बताइए, जो आज तक हमें ये हमारे सारे लोग कहानियां करवाते थे, इंक्लूडिंग हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब रहीमहुल्लाह ताला भी बड़ी हमें मिसालें दिया करते थे ना, कि ये हमारे पड़ोसी मुल्क में साहबा इकराम का निजाम आ गया तालिबान का। तो तालिबान का कोई एक बयान भी आपने सुना है? बताए मुझे। 4 दिन हो गए हैं कि तुम लोग बिलों में घुसे पड़े हुए हो, नाम लेते हो तुम कि हमने जो है वो
हमें उम्र सालिस मिल गया है, मुल्ला उमर, कहाँ गए तुम्हारे सारे तालिबान? कि तालिबान ने अभी तक बयान क्यों नहीं दिया? कंडेम करें वो तालिबान जिनके पीछे हमें सारे लोग कहानियां कराते थे। एक बयान आया उनका फलस्तीन के हक में, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे पूरी ब्रिगेड उन्होंने रवाना कर दी होगी जिहाद करने के लिए। हाँ, उनके मुल्क से हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके मुल्क से, तालिबान के मुल्क से दहशतगर्द पाकिस्तान में आके हमारी फौजियों को मार रहे हैं, हमारी पुलिस को मार रहे हैं, हमारे वहां के ऊपर तो बम फाड़ रहे हैं। फलस्तीन में जाके इसराइल के खिलाफ कोई तालिबान लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो कम से कम इसे हम कंडेम तो करें ना। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।